हाय एवरीवन, उत्कर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। कॉमर्स के अंदर कंपनी हमारा टॉपिक है। कंपनी अकाउंट्स, कंपनी लेखे। कंपनी लेखे, कंपनी अकाउंट्स। कंपनी की जहां बात आती है तो कंपनी व्यक्तियों का एकदम साधारण भाषा में कहें तो व्यक्तियों का एक समूह है। एकल व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो उसे हम एकल व्यापार कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई कारोबार करते हैं उसे हम साझेदारी कहते हैं। और जब कई बड़े कॉरपोरेट घराने मिलकर के और एक बड़े लेवल पर कार्य किया जाता है उसे हम साधारण भाषा में कंपनी कहते हैं। लेकिन जब हम कंपनी की बात करें तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है जिसका अपना अलग उत्तराधिकार होता है, अपने सदस्यों से उसका अलग अस्तित्व होता है और कंपनी अपना काम अपनी सार मुद्रा के अधीन करती है। ये कंपनी के अंदर आता है। कंपनी की हम बात करें तो कंपनी अधिनियम 2013 वर्तमान में प्रचलन में है। पहले कंपनी अधिनियम 1956 था। तो कंपनी अधिनियम 2013 की परिभाषा जो सेक्शन 220 के अंदर इसकी जो परिभाषा दे रखी है उसमें कहा गया है कि कंपनी का आशय उससे है जो इस अधिनियम के तहत या इससे पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी से है। यानी हम इसकी परिभाषा की बात करें तो कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 2013 की धारा सेक्शन की धारा 220 में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अंदर इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो इस अधिनियम के तहत या इससे पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है, उसे हम कंपनी कहते हैं। ठीक है जी, ये तो भी कंपनी की आपकी परिभाषा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कंपनी की परिभाषा किस धारा में दी हुई है। तो धारा 220 में है। या ये पूछा जा सकता है कि कंपनी की जो परिभाषा है कंपनी अधिनियम 2013 की वो कौन से सेक्शन के अंदर दे रखी है। तो 220 के अंदर ये दे रखी है। अब अपन बात करते हैं कंपनी के प्रकार। कंपनी के प्रकार, कंपनियां कितने प्रकार की होती है? कंपनी के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी के प्रकार। सामान्यतः कंपनियों को चार भागों में बांटते हैं। नंबर 1 निजी कंपनी। कंपनी को अपन चार भागों में बांटते हैं। निजी कंपनी जिसकी जो डेफिनेशन है वो 268 के अंदर है। दूसरी जो कंपनी है उसको अपन कहते हैं सार्वजनिक कंपनी। दूसरा जो प्रकार है वो है सार्वजनिक कंपनी। ये धारा 271 के अंदर है। तीसरी जो हमारी कंपनी है वो है सरकारी कंपनी। कौन सी कंपनी? सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। ये धारा सेक्शन 2 में, परिभाषाएं सारी सेक्शन 2 में है, 245 के अंदर है। और चौथी आपकी जो कंपनी है वो है एकल स्वामित्व वाली कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी, एकल स्वामित्व वाली कंपनी, एकल स्वामित्व वाली कंपनी। इसकी जो सेक्शन है ये 262 में है। तो कंपनियों को चार भागों में बांटा गया है। नंबर 1 निजी कंपनी, नंबर 2 सार्वजनिक कंपनी, नंबर 3 सरकारी कंपनी और नंबर 4 आपका एकल स्वामित्व वाली कंपनी OPC, 1 पर्सन कंपनी। तो ये कंपनियों को चार भागों में बांट करके इनका अपन एनालिसिस कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो निजी कंपनी की जो सेक्शन है वो सेक्शन 268 धारा 2 के 68 के अंदर है। सार्वजनिक कंपनी 271 में है और सरकारी कंपनी 245 में है और एकल स्वामित्व कंपनी 262 के अंदर है। अपन इनका
कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं निजी कंपनी की। अपनी हेडिंग है इधर निजी कंपनी, निजी कंपनी जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी, और ये किस में है? 268 के अंदर। ठीक है जी। और दूसरी सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, इसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 271 के अंदर। इसको हम बोलते हैं पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी। ये दोनों हमारे पास कंपनियां हैं, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। दोनों का अपन कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है जी। देखो निजी कंपनी, निजी कंपनी की जो परिभाषा है वो तो सबसे पहले हेडिंग में आ गई, आपके सेक्शन 268 के अंदर आ गई। निजी कंपनी की जो परिभाषा है वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 के अंदर दी गई है। और सार्वजनिक कंपनी है उसकी परिभाषा कंपनी अधिनियम के सेक्शन 2 के 71 के अंदर दी गई है। निजी कंपनी वे कंपनी होती है जिस पर पूर्णतया निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, प्रबंध नियंत्रण उसका होता है। निजी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए उसकी जो चुकता पूंजी होती है वो 1 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए, और सार्वजनिक कंपनी की चुकता पूंजी 5 लाख रुपए होनी चाहिए। निजी जो कंपनी है उसमें कम से कम 2 मेंबर और अधिकतम 200 हो सकते हैं, और सार्वजनिक कंपनी के अंदर कम से कम 7 मेंबर और अधिकतम निर्गमित अंशों की संख्या के बराबर हो सकते हैं। निजी जो कंपनी है वो अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाती है। निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी नाम के अंत में क्या लगाएगी? पीवीटी एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाती है, और पब्लिक कंपनी नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लगाती है। ठीक है, तो इस तरह से अपन एनालिसिस कर रहे हैं निजी और सार्वजनिक कंपनी का। तो निजी और सार्वजनिक कंपनी में सबसे पहले अपन बात करते हैं सदस्य संख्या की, मेंबर की, सदस्य। तो निजी कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम मिनिमम, कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम अधिकतम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। निजी की कंपनी के अंदर कम से कम 2 सदस्य और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। सार्वजनिक कंपनी के अंदर कम से कम जो सदस्य होते हैं, मिनिमम जो मेंबर होते हैं वो कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए, और अधिकतम मैक्सिमम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। देखो लिखा हुआ ऐसे आता है कि मैक्सिमम पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कितने भी हो सकते हैं, कितने भी कोई अनगिनत थोड़ी हो सकते हैं। मैक्सिमम का मतलब ये होता है निर्गमित अंशों की संख्या के तक या संख्या के बराबर तक हो सकते हैं मैक्सिमम। जैसे एक सार्वजनिक कंपनी ने पब्लिक के अंदर 10,000 अंशों का निर्गमन किया, तो 10,000 लोग ही तो शेयर खरीद सकते हैं, इससे ज्यादा थोड़ी खरीद सकते हैं। तो मेंबर कितने बन सकते हैं? 10,000 बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बन सकते हैं। इसका मतलब निर्गमित अंशों की संख्या के बराबर तक हो सकते हैं। और कहने को ऐसे बोल देते हैं कि अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो क्या कहेंगे? निर्गमित अंशों की संख्या के बराबर तक, निर्गमित अंशों की संख्या के बराबर तक, के बराबर तक इतना हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, दूसरी अपन बात करते हैं प्रविवरण। निजी जो कंपनी है उसको प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी को प्रविवरण जारी करना अनिवार्य होता है। प्रविवरण इसको जारी करना क्या होता है? अनिवार्य है, कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। प्रोस्पेक्ट्स इश्यू प्राइवेट कंपनी तो नहीं कर सकती है, और पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्ट्स इश्यू करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। तीसरा फर्क देखते हैं अपन निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के अंदर। संचालक जो होते हैं, जो डायरेक्टर जो होते हैं, संचालक जो होते हैं, संचालक कम से कम आपके निजी कंपनी में 2 होने चाहिए मिनिमम। कितने संचालक होने चाहिए? मिनिमम 2 होने चाहिए। जबकि सार्वजनिक कंपनी में मिनिमम जो संचालक है वो 3 होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम संचालक कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी में, सार्वजनिक कंपनी में मिनिमम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। चौथा जो डिफरेंस है
वो नाम के आगे क्या लगाती है, प्राइवेट लिमिटेड, है ना। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो नाम के आगे क्या लगाएगी, प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाएगी। और जो पब्लिक कंपनी होगी वो नाम के आगे लिमिटेड शब्द लगाती है, एलटीडी, लिमिटेड शब्द लगाती है। उसके बाद में निजी कंपनी जो होती है उसकी चुकता पूंजी, पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। पेड अप कैपिटल कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। और जो हमारी पब्लिक कंपनी है उसकी पेड अप कैपिटल कम से कम कितने रुपए होने चाहिए, 5 लाख रुपए होनी चाहिए। पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए होनी चाहिए। ये हमने डिफरेंस देखा है निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में, और दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। ध्यान से कहीं से भी इसमें क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 के सारे नए रूल हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से याद रखना है। वापस देखिए ध्यान से, निजी कंपनी की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 268 धारा 268 के अंदर दे रखी है, और पब्लिक कंपनी की दे रखी है 271 के अंदर। निजी कंपनी में कम से कम सदस्य कितने होना चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। और सार्वजनिक कंपनी में मिनिमम 7 होने चाहिए, और मैक्सिमम निर्गमित अंशों की संख्या के बराबर तक हो सकते हैं, ठीक है ना, कितने भी वाले नहीं है, मैक्सिमम निर्गमित अंशों की संख्या के बराबर तक हो सकते हैं, कितने भी वाले शब्द मत बोलिए। उसके बाद में प्रोस्पेक्ट्स, प्रविवरण, अंश निर्गमन हेतु जनता को दिया गया निमंत्रण, जिसको अपन प्रविवरण बोलते हैं। तो निजी कंपनी को कोई जरूरी नहीं है प्रोस्पेक्ट्स वो इश्यू करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है, जबकि पब्लिक कंपनी को प्रविवरण प्रोस्पेक्ट्स जारी करना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। संचालक निजी कंपनी में कम से कम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम संचालक कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, ठीक है जी। निजी कंपनी अपने नाम के अंत में क्या लगाएगी, प्राइवेट लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल करेगी। निजी कंपनी अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल करेगी। और जो आपकी पब्लिक कंपनी है वो क्या लगाएगी, लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल करेगी, ओनली लिमिटेड वर्ड इस्तेमाल करेगी। निजी कंपनी की चुकता पूंजी जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, 1 लाख रुपए होनी चाहिए, और सार्वजनिक कंपनी की चुकता पूंजी कितनी होनी चाहिए, 5 लाख रुपए होनी चाहिए। देखो जी 1956 जो एक्ट था, कंपनी एक्ट 1956, उसमें भी यही था। कंपनी एक्ट 1956 था, उसके अंदर भी चुकता पूंजी प्राइवेट कंपनी की 1 लाख थी और पब्लिक कंपनी की 5 लाख रुपए थी। और 2013 का जो एक्ट बना उनमें भी कोई संशोधन नहीं किया गया है, चेंजेज नहीं किया गया, उसको एज इट इज रखा गया है। ठीक है। एक स्पेशली और चीज ध्यान रखनी है आपको कि चाहे वो निजी कंपनी है या आपकी सार्वजनिक कंपनी है, वो व्यापार प्रारंभ करने का वर्तमान के अंदर क्या सिस्टम है, वर्तमान में चाहे वो निजी कंपनी है चाहे वो सार्वजनिक कंपनी है, निजी या सार्वजनिक चाहे कोई सी भी कंपनी हो, वो दोनों ही सम्मालन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, सम्मालन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद व्यापार प्रारंभ कर सकती है, व्यापार प्रारंभ कर सकती है। चाहे वो निजी कंपनी है या सार्वजनिक कंपनी है, वो सम्मालन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद में अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में। अब अपन बात करते हैं सरकारी कंपनी, तीसरी कंपनी जो है हमारी उसकी बात करते हैं सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी, हाँ जी, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें 51% जो शेयर होल्डर है वो गवर्नमेंट के पास हो, ऐसी कंपनी जिसमें 51% मताधिकार किसके पास हो, सरकार के पास हो। 51%, 51%, 51% मताधिकार किसके पास हो, गवर्नमेंट के पास हो, वो हमारी कौन सी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। ऐसी कंपनी जिसके पास 51% मताधिकार, वोटिंग पावर किसके पास हो, गवर्नमेंट के पास हो, वो हमारी कौन सी कंपनी हो जाएगी, सरकारी कंपनी हो जाएगी। ठीक है। चौथी कंपनी की बात करें, ओपीसी जो नई जोड़ी गई है, 1 पर्सन कंपनी, एकल
व्यक्ति कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी, वन पर्सन कंपनी ओपीसी, जो आपके सेक्शन 262 के अंदर है ओपीसी। ये 2013 का जो एक्ट आया है, कंपनी अधिनियम 2013 का एक्ट है, इसमें नई जोड़ी गई है। 1956 के अंदर ओपीसी नहीं थी। वन पर्सन कंपनी का मतलब है कि अकेला व्यक्ति भी कंपनी बना सकता है, यानी ऐसी कंपनी जिसमें प्रबंध, नियंत्रण और संचालन के लिए एक ही व्यक्ति होता है, उसका डायरेक्टर भी एक ही होता है, प्रबंध, नियंत्रण और संचालन ही अकेला व्यक्ति करता है, उसको अपन क्या कहते हैं, एक व्यक्ति कंपनी या एकल व्यक्ति कंपनी, ओपीसी वन पर्सन कंपनी कहते हैं। और इस ओपीसी के जो आपका इसका डेफिनेशन है वो कहाँ है, धारा 262 के अंदर दी गई है। ओपीसी ध्यान रखना भाई, ओपीसी आपके सेक्शन 262 के अंदर है, धारा 262 के अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है कि अकेला व्यक्ति भी प्रबंध नियंत्रण करता है, अकेला ही उसका डायरेक्टर होता है, वो आपकी कौन सी कंपनी होती है, ओपीसी या वन पर्सन कंपनी होती है। अच्छा, इसके अंदर जो रूल और रेगुलेशन होते हैं वो निजी कंपनियों वाले लगते हैं, है ना। प्रबंध एवं नियंत्रण तो कौन करता है, अकेला व्यक्ति करता है, बाकी जितने भी रूल और रेगुलेशन है वो किसके लगेंगे, निजी जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसके रूल और रेगुलेशन इसके अंदर लग जाएंगे। ठीक है जी। तो ये अपन ने कंपनियों का एनालिसिस किया है कि कंपनी कौन सी होती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 में कंपनी की परिभाषा दे रखी है। और कंपनी अधिनियम 2013 से पहले कौन सा अधिनियम था, कंपनी अधिनियम 1956 था। कंपनी के प्रकार को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, सरकारी कंपनी और आपकी एकल स्वामित्व वाली कंपनी। जिसमें निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी का अपन ने डिटेल से एनालिसिस कर लिया है, जहां से कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। सारे पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी दोनों ही वर्तमान में समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करते व्यापार शुरू कर सकती है। सरकारी कंपनी 51% वोटिंग पावर किसके पास हो, सरकार के पास हो, कौन सी कंपनी होती है आपकी, सरकारी कंपनी होती है। और एकल व्यक्ति कंपनी, अकेला व्यक्ति प्रबंध करता हो, अकेला ही उसका संचालक हो, उसको एकल दायित्व वाली कंपनी कहते हैं, एकल व्यक्ति कंपनी कहते हैं। और उस कंपनी के अंदर बाकी के जो रूल रेगुलेशन है, प्रावधान है, वो निजी कंपनी के लागू होते हैं। ये थी हमारी कंपनी का अर्थ और कंपनी का प्रकार। अब हम बात करते हैं कंपनियां जो ब्रॉडली लेवल पर काम करती है वो किस तरह से अपना पैसा कलेक्ट करती है, किस तरह से वो शेयर इश्यू करती है, किस तरह से वो संचालन अपना करती है, उसके हम बात करें। सबसे पहले बात करें कंपनी के अंशों की कि अंश क्या होता है। कंपनी लेखे के अंदर हम बात कर रहे हैं अंश। अंश या शेयर। अंश या शेयर। कंपनी बनाने के लिए, कंपनी चलाने के लिए अंश पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, शेयर कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। और शेयर कैपिटल को समझने से पहले हमें अंश को जानना जरूरी है कि अंश क्या चीज होती है। शेयर जो नाम सुनते हैं ये होता क्या है। तो कंपनी की पूंजी का वह छोटे से छोटा भाग या टुकड़ा जिसमें कंपनी की संपूर्ण पूंजी विभक्त होती है, अंश कहलाता है। कंपनी की संपूर्ण पूंजी का वह छोटे से छोटा भाग या टुकड़ा जिसमें कंपनी की सारी पूंजी बंटी हुई होती है, विभक्त होती है, अंश कहलाता है, शेयर कहलाता है। और एक कंपनी का शेयर 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, जितना कंपनी रखना चाहती है, कंपनी की मर्जी पर निर्भर करता है वो अपना शेयर कितने रुपए का ही रख सकती है। तो बात समझ में आई। शेयर किसको बोलते हैं, कंपनी की पूंजी का छोटे से छोटा भाग या टुकड़ा क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। ठीक है। तो जैसे ही अपने शेयर समझा, तो अब बात करते हैं कि कंपनी के शेयर कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी हम बात करें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंपनी के अंशों के प्रकार। अंश का अर्थ हमने देख लिया, कंपनी की पूंजी का छोटे से छोटा भाग या टुकड़ा। कंपनी की पूंजी का छोटे से छोटा भाग या टुकड़ा क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। अंशों के प्रकार,
अंशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर, अंशों के प्रकार। जैसे ही अपन ने कंपनी के अंश का नाम, अंश का अर्थ जान लिया, अब अपन जानते हैं कि अंश कितने प्रकार के होते हैं। कंपनी के अंश दो प्रकार के होते हैं, समता अंश जिनको साधारण अंश भी बोलते हैं और उसके एक इंग्लिश में इक्विटी शेयर बोलते हैं। दूसरा पूर्वाधिकार जिन्हें अधिमान अंश भी बोलते हैं और इंग्लिश में उसे प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। तो कंपनी के अंश दो प्रकार के होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, हम एनालिसिस करते हैं दोनों का। सबसे पहला हमारे कंपनी का जो अंश है उसका नाम है समता अंश या साधारण अंश। समता अंश पहला जो प्रकार है कंपनी के अंशों का वो है समता अंश या साधारण अंश, उसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। दूसरा जो प्रकार है उसका नाम है प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश या अधिमान अंश, पूर्वाधिकार अंश या प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इन दोनों का अपन तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, दोनों का डिफरेंस करके एनालिसिस करते हैं, दोनों में क्या फर्क है। ठीक है जी, समतांश और पूर्वाधिकारांश इन दोनों का अपन एनालिसिस कर रहे हैं। देखो पहले तो अपन बात करते हैं इन दोनों, ये अंश पूंजी के कितने प्रकार है जी? दो प्रकार है, अंश पूंजी के दो प्रकार है। पहला आपका है समतांश और दूसरा है पूर्वाधिकारांश। समतांश जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं, उन्हें मतदान का अधिकार होता है। समतांशधारियों को लाभांश जो मिलता है उस लाभांश की दर क्या है वो निश्चित नहीं होती है। समतांशधारी जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं और जब कंपनी का समापन होता है उस टाइम पूंजी पूर्वाधिकार अंशधारियों को देने के बाद में समता अंशधारियों को पूंजी मिलती है और लाभांश प्राप्ति का अधिकार पूर्वाधिकार अंशधारियों को अंश देने के बाद में होता है। ये होते हैं आपके समतांश। वैसे डेफिनेशन में ये कहा गया है कि समतांश वे है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। ठीक है, और पूर्वाधिकार अंश के बारे में कहा जिनको दो अधिकार दे रखे होते हैं, एक तो लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार और दूसरा आपका समापन पर पूंजी प्राप्ति का पूर्वाधिकार। दोनों का अपन एनालिटिकल डिफरेंस देखते हैं। पहला आपका है समतांश, दूसरा है पूर्वाधिकार अंश। पहला देखते हैं अपन लाभांश, डिविडेंड की बात करते हैं। लाभांश, डिविडेंड। लाभांश क्या चीज होती है जी? डिविडेंड। डिविडेंड क्या चीज होती है? डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड होता क्या है भाई? लाभांश। देखो समझना लाभांश को। देखो भाई, एक व्यक्ति कोई सुबह से शाम तक कोई काम करता है, एक बंदा जो अनपढ़ है बेचारा और जो मजदूरी का काम करता है और सुबह से शाम तक कहीं पे काम करता जाता है, उसको जिसको अपन मजदूर बोलते हैं, और वो मजदूर सुबह से शाम तक काम करता है तो उसे रिटर्न में जो शाम को उसका ओनर उसे जो पैसे देता है उसका नाम क्या है? मजदूरी। उसको अपन वेजेस बोलते हैं। अगर कोई सैलरी बेस वाला आदमी है, प्रोफेशनल आदमी है जिसने कोई डिग्री डिप्लोमा कर रखा है, वो मंथली कोई काम करता है, मंथली अपनी सेवा देता है, सर्विस देता है, उस सेवा के बदले में उसे आपको क्या दिया जाता है? वेतन, सैलरी दिया जाता है। अगर हम किसी को पैसा उधार देते हैं, है ना, उधार पैसा दिया है भैया, उधार पैसा दे रहे हैं और वापस भी लेंगे, उधार पैसा ले रहे हैं, दे रहे हैं तो उससे वापस लेंगे ब्याज से, तो रिटर्न में अपने को क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। अगर हमारा कोई मकान है, हमारी कोई बिल्डिंग है, हम किसी को दे रहे हैं कि भाई ले तू रख और मंथली हमें इसका रिटर्न में देते रहना, उसको अपन क्या बोलते हैं? किराया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? किराया बोलते हैं। तो इसी तरह से अगर हम अपना पैसा कंपनी को देते हैं, अगर हम अपना पैसा कंपनी को देते हैं, किस लिए देते हैं? कंपनी के अंश खरीदने के लिए। कंपनी के क्या खरीद रहे हैं अपन? अंश खरीदने के लिए। तो कंपनी भी प्रतिवर्ष रिटर्न में उन अंशों के बदले में जो अपने को पैसा देती है, रुपया देती है, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? लाभांश बोलते हैं।
समझ में आ गया लाभांश या डिविडेंड क्या होता है। यानी कंपनी के अंश जब हम खरीदते हैं तो उन अंशों के बदले में प्रतिवर्ष जो हमें रिटर्न में मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड या लाभांश बोलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये लाभांश जो समता अंशधारियों को दिया जाता है वो कब दिया जाता है, ये पूर्वाधिकारी अंशधारियों को देने के बाद दिया जाता है। यानी पहले किसको देंगे, पूर्वाधिकार अंशधारियों को, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश के बाद। यानी लाभांश जो मिलता है वो पहले किन को मिलेगा, पूर्वाधिकार अंशधारियों को और बाद में समता अंशधारियों को। इनको कब मिलेगा, पहले मिलेगा, सबसे पहले। इनका नाम भी क्या, पूर्वाधिकार, इनको पहले से अधिकार है क्या, लाभांश लेने का। ठीक है जी, तो इनको पहला अधिकार तो ये है। दूसरा, लाभांश की दर, रेट ऑफ डिविडेंड, लाभांश की दर। जो समता अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है उस पर वो जो लाभांश की दर है वो फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स्ड, परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है, यानी अनिश्चित होती है। लाभांश की दर क्या होती है, अनिश्चित होती है। जबकि पूर्वाधिकारियों को लाभांश जो मिलता है वो निश्चित दर से मिलता है, एक फिक्स रेट से मिलता है। ठीक है, जितना लाभांश मिलेगा उतना मिलेगा ही मिलेगा उनको। तीसरा अपन डिफरेंस की बात करें, लाभांश का संचय, लाभांश का संचय। तो इसके लाभांश का संचय नहीं किया जाता है, समतांश के लाभांश का संचय नहीं किया जाता है। संचय का मतलब ये कि अगर किसी वर्ष कंपनी को लाभ नहीं हुआ तो समता अंशधारियों को लाभांश नहीं मिलेगा। तो अगली बार जब कंपनी को लाभ होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पीछे वाला और अब वाला दोनों मिला के देंगे, नहीं। जिस वर्ष कंपनी को लाभ होता है समता अंशधारियों को लाभांश मिलेगा, जिस वर्ष कंपनी को लाभ नहीं होगा समता अंशधारियों को लाभांश नहीं मिलेगा। और इसके अंदर जो पूर्वाधिकार अंशधारियों के प्रकार है उसके अंदर एक आता है संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी, संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, उनके लाभांश का संचय किया जाता है। अगर जिस वर्ष लाभ नहीं हुआ है तो अगली साल दोनों वर्षों का, पीछे के वर्ष का और इस वर्ष का लाभांश दिया जाएगा, यानी लाभों का संचय, लाभांश का संचय किया जाता है। अगला बात करते हैं समापन पर पूंजी, समापन पर पूंजी। जब कंपनी का समापन होता है, कंपनी वाइंड अप होती है, उस टाइम पूंजी बाद में मिलती है। किसके बाद में मिलती है, पूर्वाधिकार अंशधारियों को पहले मिलेगी, पूर्वाधिकार अंशधारियों को कैपिटल पहले मिलेगी और समता अंशधारियों को कैपिटल बाद में मिलेगी। तो पूंजी प्राप्ति का, समापन पर पूंजी प्राप्ति का अधिकार किसको है, पूर्वाधिकार अंशधारियों को है, समता अंशधारियों को उनके बाद में। अगला देखते हैं शोधन, रिडम्पशन, शोधन जिसको बोलते हैं रिडम्पशन। ये रिडम्पशन क्या होता है इसको भी देख लीजिए, रिडम्पशन या शोधन। रिडम्पशन, शोधन। रिडम्पशन का मतलब होता है अंशधारियों को उनकी राशि वापस लौटा देना, यानी अंशों को क्रय करके उनकी राशि वापस से लौटा देना, उसको बोलते हैं हम शोधन। तो समता अंशधारियों का शोधन नहीं हो सकता। जो कंपनी के समता अंशधारी होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं, उनका शोधन नहीं होता है। लेकिन पूर्वाधिकार के अंदर एक होते हैं शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर। कौन से, रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर। उनका एक निश्चित तिथि के बाद में, उनका एक निश्चित तिथि के बाद में शोधन करना अनिवार्य होता है, उनका रिडम्पशन करना ही पड़ेगा आपको निश्चित टाइम के बाद में। तो क्या है कहने का मतलब, समता अंशधारियों का शोधन नहीं होता है, मतलब समता अंशधारियों से जो पैसा लिया है वो पैसा वापस नहीं लौटाया जाएगा। जबकि इसके अंदर जो शोधनीय पूर्वाधिकार अंशधारी है, कौन से, शोधनीय, रिडम्बल, शोधनीय पूर्वाधिकार अंशधारी, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश है। इनको एक निश्चित अवधि के बाद में, जैसे इनका टाइम होता है वो टाइम खत्म होने के बाद में इनका पैसा वापस लौटा दिया जाता है, उसे बोलते हैं शोधनीय पूर्वाधिकार
पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। ठीक है जी। उसके बाद में बात करते हैं मतदान, वोटिंग, मतदान का अधिकार, वोट का पावर, वोटिंग पावर। जो समता अंशधारी होते हैं उनको मतदान का अधिकार होता है, समता अंशधारियों को मतदान का अधिकार होता है, और पूर्वाधिकार अंशधारियों को सामान्यतः मतदान का अधिकार नहीं होता है, सामान्यतः मतदान का अधिकार नहीं, मतदान का अधिकार इनको नहीं होता है। ठीक है। तो ये एक और महत्वपूर्ण आपका समता अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं, ओनर होते हैं, और ये होते हैं लेनदार। ये क्या होते हैं, लेनदार होते हैं। समता अंशधारी होते हैं वो तो कंपनी के क्या होते हैं, मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं, और पूर्वाधिकार अंशधारी क्या होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं। तो अपन ने समता अंश और पूर्वाधिकार अंश जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका अंतर देखा है, डिफरेंस देखा है, और इन दोनों में डिफरेंस अपन ने अच्छे से देख लिया है। समता जो अंशधारी होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, ऑनर होते हैं, और ये लेनदार होते हैं। समता जो अंशधारी होते हैं उन पर लाभांश जो मिलता है पूर्वाधिकार अंशधारियों को देने के बाद मिलता है, और पूर्वाधिकार अंशधारियों को पहले मिलता है। लाभांश की दर समता जो अंशधारी है उन पर फिक्स नहीं होती है, और पूर्वाधिकार अंशधारियों की फिक्स होती है। लाभांश का संचय समता अंशधारियों का नहीं किया जाता है, और पूर्वाधिकार अंशधारियों के लाभांश का संचय किया जाता है। समापन पर पूंजी पहले किन को मिलती है, पूर्वाधिकार अंशधारियों को, प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलती है, और इक्विटी वालों को बाद में मिलती है। शोधन, इक्विटी का कभी रिडम्पशन नहीं होता है, जबकि शोधनीय पूर्वाधिकार अंश जो रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर है उनका शोधन किया जा सकता है। मतदान, मतदान का अधिकार किनको होता है, मतदान का अधिकार जो समता अंशधारी है उनको मतदान का अधिकार होता है, और पूर्वाधिकार अंशधारियों को मतदान का अधिकार नहीं होता है। मालिक कौन होते हैं, समता अंशधारी मालिक होते हैं, और ये आपके क्या होते हैं, लेनदार होते हैं। तो ये आपके अंश और अंश के प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। तो अंश कंपनी की पूंजी का छोटे से छोटा भाग या टुकड़ा होता है, और अंशों के प्रकार दो होते हैं, समतांश और पूर्वाधिकार अंश। दोनों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं अंश पूंजी, अंश पूंजी। ठीक है जी। अंश पढ़ने के बाद, अंश के प्रकार के बाद में बात करते हैं अंश पूंजी। कंपनी के चैप्टर के अंदर अंश पूंजी, अंश पूंजी के प्रकार, अंश पूंजी के प्रकार। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो जब अपन ने शेयर का अच्छे से अर्थ जान लिया कि कंपनी की पूंजी का छोटे से छोटा भाग या टुकड़ा अंश होता है, और उन अंशों का पूरी की पूरी जो समग्र योग है, उनकी जो राशि है वो हमारी क्या कहलाती है, अंश पूंजी कहलाती है। तो कंपनी के जो अंश पूंजी है उसको कितने भागों में बांटा गया है उसके प्रकार अपन पढ़ रहे हैं। तो कंपनी की अंश पूंजी को 5 भागों में बांटा गया है। कंपनी के अंश पूंजी के 5 प्रकार अपन एनालिसिस करेंगे। कंपनी की पूंजी के जो 5 प्रकार है उनमें से पहला आपका प्रकार है अधिकृत पूंजी, ऑथोराइज्ड कैपिटल। पहला आपका है, फर्स्ट आपका है ऑथोराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी, ऑथोराइज्ड कैपिटल। कंपनी की पहली पूंजी का नाम क्या है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। दूसरी जो है उसका नाम है आपका निर्गमित पूंजी, इश्यूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी, इश्यूड कैपिटल। तीसरी जो कंपनी की पूंजी का अंश पूंजी का प्रकार है वो है अभिदत्त पूंजी, अभिदत्त पूंजी, जिसे प्रार्थित पूंजी भी कहते हैं। अभिदत्त या प्रार्थित या आवेदित भी कह सकते हैं इसको, आवेदित पूंजी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। चौथा जो प्रकार है वो मांगी गई पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल, मांगी गई पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल, मांगी गई पूंजी। पांचवा जो प्रकार है वो है प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी,
पेड अप कैपिटल। और छठा एक और ले लेते हैं जिसको अपन संचित पूंजी के नाम से जानते हैं, संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल, संचित पूंजी जिसको बोलते हैं। ठीक है, पहला आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल ये सेक्शन 250 में इसकी डेफिनेशन है। फिर आपका है इश्यूड कैपिटल, कौन से कैपिटल? इश्यूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी, ये आपके धारा सेक्शन 286 के अंदर इसका डेफिनेशन है। अभिदत्त जिसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये एप्लीकेटेड कैपिटल जो आवेदित पूंजी है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सॉरी ये 86 इसमें है, सेक्शन 286 इसके अंदर है ना, और इसके अंदर जो है वो है आपका 50, ये है सेक्शन 50 में इसके डेफिनेशन है। ठीक है, 86 इसके अंदर है। मांगी गई जो कैपिटल है, कॉल्ड अप कैपिटल किसको बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, मांगी गई पूंजी, ये आपके सेक्शन 215 में 15 के अंदर है। उसके बाद में आपकी पेड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी, पेड अप कैपिटल है, प्रदत्त जो पूंजी है ये आपकी सेक्शन 264 के अंदर है। इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, रिजर्व्ड कैपिटल, रिजर्व्ड कैपिटल, ठीक है, जो रिजर्व करके रखी गई है। तो ये अंश पूंजी के आपके प्रकार हैं इस तरह से। सबसे पहले अपन बात करते हैं अंश पूंजी के प्रकार के अंदर अधिकृत पूंजी या ऑथोराइज्ड कैपिटल। कंपनी की दो चीजें होती है, एक तो होता है MOA, एक होता है AOA, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। तो अपन बात करें अधिकृत पूंजी की, ऑथोराइज्ड कैपिटल की, तो कंपनी के पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में वर्णित पूंजी, कंपनी के पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में वर्णित अधिकतम पूंजी ऑथोराइज्ड कैपिटल या अधिकृत पूंजी कहलाती है। कंपनी अपने जीवन काल में इससे ज्यादा पूंजी जनता से नहीं मंगा सकती है। अगर इससे ज्यादा पूंजी मंगाना चाहती है तो उसे विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। इसका नाम, अधिकृत पूंजी का नाम नाम मात्र की पूंजी भी है और रजिस्टर्ड पूंजी भी है। ठीक है, तो इसके दो नाम भी है। तो कंपनी के पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में वर्णित पूंजी कौन सी पूंजी कहलाती है? आपकी अधिकृत पूंजी या ऑथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या पंजीकृत पूंजी, रजिस्टर्ड कैपिटल भी इसको बोलते हैं। तो ये आपकी हो गई ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है जी, ऑथोराइज्ड कैपिटल अधिकतम पूंजी होती है, उससे ज्यादा कंपनी अपने जीवन काल में कैपिटल नहीं मंगा सकती है, और उससे ज्यादा अगर मंगाती है तो उसे विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, स्पेशल कोई से राइट लेकर के आना पड़ता है, विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी हम बात करें निर्गमित पूंजी, इश्यूड कैपिटल, एक दूसरे से कनेक्ट करके चलना है इसको। ठीक है, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में जारी किया गया है, निर्गमित किया गया है, निर्गमित पूंजी कहलाता है। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में जारी किया गया है, निर्गमित किया गया है, लोगों को कहा गया है भाई लो आप खरीदो हमारी कंपनी के शेयर, उसको अपन क्या बोलते हैं? निर्गमित पूंजी या इश्यूड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई निर्गमित या इश्यूड कैपिटल, ये सेक्शन 250 के अंदर है। तीसरा आपका अभिदत्त, प्रार्थित या आवेदित पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता ने खरीद लिया है, निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसके लिए प्रार्थना पत्र आए हैं, है ना, प्रार्थित पूंजी मतलब प्रार्थना पत्र आए हैं। आवेदित पूंजी, अभिदत्त पूंजी, निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता ने क्रय कर लिया है या क्रय करने के लिए आवेदन आए हैं, वो हमारी कौन सी पूंजी कहलाती है? आपकी अभिदत्त पूंजी, प्रार्थित पूंजी या आवेदित पूंजी कहलाती है। तो सेक्शन 286 के अंदर है।
ठीक है। उसके बाद में है मांगी गई पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल। अब लोगों ने आवेदित तो कर दिया, तो आवेदित पूंजी या फिर अभिदित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों से मंगाया गया है, अभिदित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों से मंगाया गया है, वो मांगी गई पूंजी या कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रदत्त पूंजी। मांगी गई पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों ने प्रदान कर दिया है, चुका दिया है, प्रदत्त पूंजी या पेड अप कैपिटल कहलाता है। ठीक है। मांगी गई पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों ने चुका दिया है, प्रदान कर दिया है, प्रदत्त पूंजी कहलाता है। एंड लास्ट संचित पूंजी या रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी को कुछ कैपिटल बचा करके रखनी पड़ती है जो केवल समापन पर ही मांग सकते हैं। तो मैं अगर बाईलैंग्वेज कहूं तो नए मांगी गई पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर मांगा जा सकता है, आरक्षित या संचित पूंजी कहलाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? आरक्षित पूंजी, रिजर्व कैपिटल या संचित पूंजी कहलाता है। तो नहीं मांगी गई या नए मांगी गई पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर मांगा जा सकता है, उसको अपन आरक्षित या संचित पूंजी कहते हैं। तो अंश पूंजी के अपन ने प्रकार पढ़े हैं। एक बार फिर से फटाफट देखिएगा। अधिकृत पूंजी, कंपनी के पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में वर्णित पूंजी। निर्गमित पूंजी, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में जारी किया गया है। अभिदित पूंजी, निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता ने खरीद लिया है या प्रार्थना पत्र है। मांगी गई पूंजी, अभिदित पूंजी का वह भाग जो लोगों से जिसकी मांग की गई है। प्रदत्त पूंजी, मांगी गई पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों ने चुका दिया है, वो प्रदत्त पूंजी कहलाती है। और संचित या आरक्षित पूंजी वह पूंजी जो केवल कंपनी के समापन पर मांगी जा सकती है, उससे पहले अपन उस पूंजी को नहीं मांग सकते। ये कंपनी के अंश पूंजी के प्रकार थे। तो हमने कंपनी के पहले अंश का अर्थ पढ़ा, फिर कंपनी के अंश पूंजी के प्रकार पढ़े। अब अंश पूंजी का जब प्रकार पढ़ लिया तो अब अपन अंशों का निर्गमन कर ही देते हैं कि किस तरह से कंपनी अंशों का अपना निर्गमन करती है। तो कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है, तो अंश निर्गमन के उसके दो उद्देश्य होते हैं। कंपनी अंशों का निर्गमन, पहले बता देते हैं आपको अंशों का निर्गमन क्या होता है ना। अंशों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर। निर्गमन का मतलब होता है जारी करना, लोगों को देना, उसको बोलते हैं निर्गमन या जारी करना। तो अंशों का निर्गमन कंपनी दो उद्देश्यों के लिए करती है, टू ऑब्जेक्ट, दो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, इसलिए वो अंशों का निर्गमन करती है। पहला उद्देश्य है, अंश निर्गमन के जो उद्देश्य हैं, क्यों कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, क्या जरूरी है भाई, बिना अंशों के निर्गमन के काम नहीं कर सकती क्या? तो उसके जो ऑब्जेक्ट हैं, उद्देश्य हैं, वो इस तरह से हैं। पहला जो ऑब्जेक्ट है वो नगद के लिए अंशों का निर्गमन। भाई पैसे चाहिए, कंपनी तो बना ली लेकिन पैसे तो चाहिए ना, नगद के लिए अंशों का निर्गमन। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश, अंशों का निर्गमन, नगद के लिए अंशों का निर्गमन। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश। दूसरा, नगद के अतिरिक्त, नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल हेतु, नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल हेतु, नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल हेतु अंशों का निर्गमन। नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल हेतु अंशों का निर्गमन। तो कंपनियां अपने अंशों का निर्गमन दो उद्देश्यों के लिए करती है, एक तो नगद प्राप्ति के लिए फॉर कैश, और दूसरा नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के अलावा भी कोई ऑब्जेक्ट है तो भी कंपनियां अंशों का इश्यू कर सकती है। तो अपन बात करते हैं दो उद्देश्यों में से पहले वाले उद्देश्य की,
कि जब नगद के लिए कंपनियां अंशों का निर्गमन करती है तो किस तरह से करती है। तो नगद के लिए जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है उसकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इसका ए, नगद के लिए अंशों का निर्गमन। नगद के लिए फॉर कैश, पैसे चाहिए भैया इसलिए शेयर इशू कर रहे हैं। नगद के लिए फॉर कैश। कंपनियां जब नगद के लिए अंशों का निर्गमन करती है तो कंपनी शेयर लोग जनता को देती है, उसके बदले में कैश लेती है, रोकड़ लेती है। तो नगद के लिए अंशों के निर्गमन दो प्रकार से किया जाता है। नगद के लिए अंशों का निर्गमन कितने प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से। दो प्रकार से नगद के लिए अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। पहला एट पार, एट पार सम मूल्य पर नकद के लिए अंशों का निर्गमन किया जा सकता है एट पार पे। दूसरा एट प्रीमियम, एट प्रीमियम ये तो है सम मूल्य पर, ठीक है जी। और ये है आपका प्रीमियम पर। प्रीमियम का होता है प्रब्याजी, प्रब्याजी ज्यादा पर, प्रीमियम पर। तो कंपनियां अपने अंशों का निर्गमन कितने तरीके से कर सकती है? दो तरीके से कर सकती है। उद्देश्य तो दो होते हैं, एक तो नगद प्राप्ति के लिए और दूसरा नगद के अतिरिक्त कोई और ऑब्जेक्ट होता है तो उसके लिए कर सकती है। तो नगद के लिए जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है तो वो कितने तरीके से कर सकती है? दो तरीके से कर सकती है, एक तो एट पार पे, दूसरा एट प्रीमियम पे। अब अपन बात करते हैं कि एट पार क्या होता है और एट प्रीमियम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिख रहे हैं एट पार। एट पार, एट पार की बात करते हैं। एट पार सम मूल्य पर। जब कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन अंशों के अंकित मूल्य पर करती है तो उसे अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन कहलाता है। कंपनी द्वारा अपने अंशों को उनके अंकित मूल्य पर जारी करना अंशों का सम मूल्य पर या एट पार पर इश्यू कहलाता है। किस पर? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर अगर आप जारी कर रहे हो तो क्या कहलाएगा आपका? वो निर्गमन कैसा कहलाएगा आपका? सम मूल्य पर कहलाएगा। जैसे एक कंपनी के शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये है और उसने पब्लिक में उस अंश को 10 रुपये में इश्यू कर दिया तो ये क्या कहलाएगा? अंशों का अंकित मूल्य पर निर्गमन कहलाएगा। जब किसी कंपनी द्वारा उसके अंकित मूल्य पर ही अंशों का निर्गमन कर दिया जाता है तो उसे हम एट पार पे या सम मूल्य पे निर्गमन कहते हैं, ठीक है। अब अपन दूसरी बात कर रहे हैं। अच्छा, सम मूल्य पे जब निर्गमन करें तो कैसे क्या करते हैं उसकी एंट्रियां भी बात कर लेते हैं अपन। एट पार पे जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, अंकित मूल्य पे जब निर्गमन करती है तो वो पैसा दो तरीके से प्राप्त कर सकती है। एट पार पे जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है तो जो जनता से पैसा मंगाती है वो दो तरीके से मंगा सकती है। नंबर एक, पहला जो तरीका है वो है संपूर्ण राशि आवेदन पर। संपूर्ण राशि आवेदन पर, पूरा का पूरा किस पर पैसा मंगाए? आवेदन पर मंगा ले, एप्लीकेशन पे मंगा ले, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है वो कैसे मंगा सकती है? किस्तों में, इन इंस्टॉलमेंट, किस्तों में भी पैसा मंगा सकती है, ठीक है। तो जब सम मूल्य पर कंपनियां अंशों का निर्गमन करती है, एट पार पे करती है तो पैसा दो तरीके से मंगा सकती है, एक तो संपूर्ण राशि आवेदन पर, दूसरा किस्तों पर। अपन दोनों का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। एट पार पे जो संपूर्ण राशि मंगाई जाए और किस्तों में मंगाई जाए, एंट्रियों के द्वारा इसको अपन सीखते हैं। नए पेज से इसको स्टार्ट करते हैं। एट पार एट पार सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन।
सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन। सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन करती है तो पैसे किस तरह से मंगा सकती है? एक तो संपूर्ण राशि आवेदन पर, फर्स्ट संपूर्ण राशि आवेदन पर मंगाने पर, संपूर्ण राशि आवेदन पर, जब संपूर्ण राशि आवेदन पर मंगाती है तो दो एंट्रियां बनती है। फर्स्ट आवेदन राशि प्राप्त होने पर, आवेदन राशि प्राप्त होने पर, आवेदन राशि डायरेक्ट प्राप्त होती है, कभी भी कोई ड्यू नहीं होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और आवेदन राशि को फिर अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित कर देते हैं। तो एंट्री बन जाती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित कर देते हैं तो एंट्री बन जाती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसा कब करना है? जब संपूर्ण राशि आवेदन पर प्राप्त हो। दूसरा, किस्तों में भुगतान, किस्तों में भुगतान प्राप्त हो। किससे? अंशधारियों से, जनता से प्राप्त करें करने पर, किस्तों में भुगतान प्राप्त करने पर। जब किस्तों में भुगतान की बात आती है तो देखना है कि किस तरह की किस्तें रखी गई है, क्या क्या है। देखो, कंपनियां अपने अंशों पर जो पैसे मंगाती है वो सबसे पहले जो पैसे मंगाती है वो आवेदन के रूप में मंगा सकती है। उसके बाद में वो क्या करती है? आवेदन पत्रों को चेक करती है, और आवेदन पत्रों को चेक करने के बाद में जो सही आवेदन पत्र होती है उनको अंश देना चाहती है, यानी अंश अलॉट करती है, जिसको हम बोलते हैं आवंटन या बंटन। तो जब अंश बांटेगी तब पैसा मंगा सकती है, किस्तों में अगर मंगाई तो। तीसरा, उसके बाद में वो कॉल कर सकती है, मांग रख सकती है राशि, और वो मांग राशि अलग अलग रख सकती है, प्रथम मांग, द्वितीय मांग, तृतीय मांग, अंतिम मांग, इस तरह से। तो किस्तों में जब भुगतान हो तो कंपनियां पैसा अपना आवेदन पे मंगा सकती है, आवंटन पर मंगा सकती है, प्रथम मांग पर मंगा सकती है, द्वितीय एवं अंतिम मांग पर मंगा सकती है। जो लास्ट की मांग होगी उसके सामने अंतिम वर्ड जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से कंपनियां किस्तों में पैसे प्राप्त कर सकती है। तो पैसे किस किस तरह से ले सकती है? देखो, एक तो होता है आपका एप्लीकेशन पर, आवेदन पर, है ना। दूसरा होता है आपका अलॉटमेंट पर, किस्तों में जब हो तब, जिसको बंटन या आवंटन बोलते हैं। तीसरा आपका मांग राशि, कॉल करके पैसे मंगा सकती है। मांग कौन सी हो सकती है? प्रथम हो सकती है, द्वितीय हो सकती है। द्वितीय के बाद में और मांगनी है तो साथ में क्या वर्ड जोड़ देते हैं? फाइनल वर्ड जोड़ देते हैं, अंतिम शब्द जोड़ देते हैं, फाइनल कॉल, इस तरह से जोड़ देते हैं। तो यानी एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे, इस तरह से किस्तों में भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। और प्रत्येक स्थिति के लिए दो एंट्रियां बनती है। एप्लीकेशन के लिए भी दो एंट्री, अलॉटमेंट के लिए भी दो, फर्स्ट कॉल के लिए दो, सेकंड एंड फाइनल कॉल के भी दो एंट्रियां बनती है। तो अपन बात करते हैं। सबसे पहले, जब किस्तों में भुगतान प्राप्त कर रही हो कंपनियां, तो आवेदन राशि प्राप्त होने पर, आवेदन राशि के लिए, आवेदन राशि जब प्राप्त होगी तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद में आवेदन राशि को ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं? अंश पूंजी खाते में। आवेदन राशि अंश पूंजी खाते में, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर करने पर, स्थानांतरित करने पर एंट्री बन जाती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब आवंटन राशि, ये देखो डायरेक्ट रेशियो होती है, आवंटन राशि दे होती है पहले। आवंटन जिसको अपन अलॉटमेंट बोलते हैं, अलॉटमेंट पहले क्या होता है? ड्यू होता है, यानी बताया जाता है, अंशधारियों को बताया जाता है कि आपको शेयर दिया जा रहा है, आप पैसे और दीजिए। तो आवंटन पहले ड्यू होता है, दे होती है। आवंटन राशि दे होती है तो एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और दे होने के बाद में आवंटन राशि प्राप्त होती है, रिसीव होती है, तो रिसीव होने की एंट्री बनती है आवंटन राशि प्राप्त होने पर। प्राप्त होगी तो बैंक
पैसा बैंक में जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सी राशि, शेयर अलॉटमेंट की राशि, टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद में 5 नंबर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल क्या होगी, पहले दे होगी, ड्यू होगी, बताया जाएगा वही फर्स्ट कॉल आपको ली मांगी जा रही है, फर्स्ट कॉल के पैसे आपको देने। तो एंट्री बनती है आपकी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में फर्स्ट कॉल की राशि रिसीव होती है। फर्स्ट कॉल प्राप्त होने पर, रिसीव होने पर एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी पहले क्या होगी, ड्यू होगी, ड्यू होने पर वही एंट्री शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, ये राशि प्राप्त होगी आपको, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल प्राप्त होने पर, जब प्राप्त होगी तो बैंक से होगी सारी की सारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये अंशों के निर्गमन के टाइम और अंशों का अगर सम मूल्य पर निर्गमन किया जाता है, एट पार पे किया जाता है और किस्तों में भुगतान प्राप्त किया जाता है, तो ये एंट्रियां आपकी बनती है, टोटल 8 एंट्रियां बनती है। ठीक है, जब किस्तों में भुगतान प्राप्त किया जाए, सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त होती है। देखो आवेदन राशि कभी भी ड्यू नहीं होती है, आवेदन राशि डायरेक्ट रिसीव होती है, आपको प्राप्त होती है। तो आवेदन राशि आपको जब प्राप्त होगी तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर आवेदन राशि को 1 नंबर एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आवेदन राशि को अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित करोगे तो एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और आवेदन राशि को स्थानांतरित करने के बाद में आवंटन राशि पहले ड्यू होगी, यानी पहले बताया जाएगा अंशधारियों को कि आपको शेयर आवंटित कर रहे हैं और पैसा आपको और देना है, तो एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और आवंटन जैसे अंशधारियों से प्राप्त हो जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल अगर ड्यू होती है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फर्स्ट कॉल जब रिसीव होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। और ऐसा का ऐसा सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल के अंदर होता है। सेकंड कॉल के बाद में अगर और कोई और कॉल नहीं होती है तो सेकंड के साथ में फाइनल वर्ड जोड़ दिया जाता है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, यानी ये लास्ट है, अंतिम है, सारे पैसे मांग लिए गए हैं कंपनी के द्वारा। तो ये सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन कंपनियां इस तरह से करती है। पैसा कैसे कैसे मंगा सकती है, एक तो सारे के सारे पैसे आवेदन पे मंगा ली, और दूसरा किस्तों में भुगतान प्राप्त कर ले। ठीक है, ये कंपनियां पैसे इस तरह से मंगा सकती है। ठीक है जी, एट पार आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब कुछ इसमें चीजें हैं, ध्यान से समझिए। न्यूनतम अभिदान, न्यूनतम अभिदान मिनिमम सब्सक्रिप्शन न्यूनतम अभिदान, न्यूनतम अभिदान मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिदान। न्यूनतम अभिदान का मतलब यह है कि जब कंपनियां अंश जारी करना चाहती है तो आवेदन पर कितना पैसा आ जाए कि वो लोगों को अंश दे सके, कम से कम कितना पैसा आ जाना चाहिए कि लोगों को अंश जारी, जनता को अंश जारी कर सके। तो न्यूनतम अभिदान का मतलब होता है कम से कम निर्गमित अंशों का 90%, 90% तक जब पैसा प्राप्त हो जाता है, रिसीव हो जाता है, तो आप अंश जारी कर सकते हो, अदरवाइज आप अंश जारी नहीं कर सकते हो, शेयर इश्यू नहीं कर सकते हो। तो न्यूनतम अभिदान में क्या क्या ध्यान रखना है, देखना ये कहाँ दे रखा है आपका, सेक्शन 39A के अंदर इसकी बात बता रखी है। कम से कम कंपनी द्वारा जारी किए गए अंशों का 90%, जारी किए गए अंशों का, कंपनी ने अंश जारी किए हैं, जारी किए गए, कंपनी द्वारा जारी किए गए अंशों का 90% अभिदान,
90% अभिधान मिल जाता है तो ही कंपनी क्या कर सकती है, अंश जारी कर सकती है। 90% क्या आ जाना चाहिए, अभिधान आ जाना चाहिए तो ही कंपनी अंश जारी कर सकती है। और न्यूनतम जो अभिधान है उसका टाइम भी है। न्यूनतम अभिधान आपके प्रविवरण निर्गमन के प्रविवरण निर्गमन के 30 दिन के भीतर भीतर प्राप्त कर लेना चाहिए। 30 डेज के भीतर भीतर प्राप्त कर लेना चाहिए। जो न्यूनतम अभिधान की राशि है वो कंपनी को अपने प्रविवरण को जारी करने के 30 दिनों के अंदर अंदर प्राप्त कर लेना चाहिए। और सेबी द्वारा इसको बढ़ा करके मैक्सिमम कितना किया जा सकता है, 120 दिन तक किया जा सकता है। यानी ये अवधि 120 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। यानी 120 दिन तक एक कंपनी प्रविवरण जारी करने के बाद में न्यूनतम अभिधान 90% प्राप्त करना उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर कंपनी ऐसा कर पाती है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो अपने अंशों का निर्गमन कर सकती है। और अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती है तो उसे 10 दिनों के भीतर, अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती है तो उसे 10 दिनों के अंदर अंदर जितनी आवेदन राशि प्राप्त हुई है उसको बिना ब्याज के लौटा देना है। 10 दिनों के भीतर भीतर जितनी आवेदन राशि प्राप्त हुई है उसको बिना ब्याज के वापस लौटाना पड़ेगा। और कंपनी अगर ऐसा नहीं करती है, 10 दिनों के भीतर भीतर वो राशि वापस नहीं लौटाती है तो कंपनी को ब्याज देना पड़ेगा। और ब्याज कितना परसेंट देना पड़ेगा, 15% देना पड़ेगा। 15% ब्याज के साथ में पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। ये किससे संबंधित बात है, न्यूनतम अभिधान से संबंधित, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से संबंधित। वापस देखिएगा सेक्शन 39(1) के अंदर कि जितने अंश जारी किए उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90% होना चाहिए। दूसरा, प्रविवरण जारी करने के 30 दिन के भीतर ये पैसा प्राप्त होना चाहिए। और सेबी इसको बढ़ा करके 120 दिन तक कर सकता है। अगर 120 दिन तक भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ है तो कंपनी को 10 दिनों के भीतर भीतर जितना एप्लीकेशन का पैसा है वापस लौटाना पड़ेगा। और कंपनी अगर ऐसा नहीं कर पाती है विद इन 10 डेज तो उसे प्राप्त आवेदन राशि पर 15% ब्याज सहित पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। और 10 दिनों के भीतर भीतर लौटा देती है तो ब्याज नहीं देना पड़ेगा, मूल राशि जितनी आई उसको ही देना पड़ेगा। ये आपका क्या है, न्यूनतम अभिधान, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो अपन ने अंशों का सम मूल्य पे निर्गमन पढ़ लिया। और सम मूल्य पे निर्गमन पे आपका संपूर्ण राशि आवेदन पे प्राप्त हो जाए, संपूर्ण अंशों का किस्तों में भुगतान प्राप्त हो जाए। और उसी के साथ पढ़ लिया न्यूनतम अभिधान, मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी। अब अपन बात करते हैं अंशों का जो दूसरा प्रकार है निर्गमन का, प्रीमियम पर निर्गमन। अंशों का निर्गमन दूसरा किस पर है, प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। प्रीमियम किसको बोलते हैं, एक कंपनी द्वारा अपने अंशों का उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है। ये रेपुटेटेड जो कंपनियां होती है वो ऐसा करती हैं। कंपनी द्वारा अपने अंशों के अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है। कैसे, देखना, ध्यान से समझना। जैसे एक कंपनी का एक शेयर है 10 रुपए का और 10 रुपए के शेयर को कंपनी को 10 रुपए में इश्यू करती है, वो तो होता अंकित मूल्य पर निर्गमन। लेकिन 10 रुपए वाले शेयर को कंपनी इश्यू कर रही है 15 रुपए में, इसका मतलब एक्स्ट्रा ले रही है। कितने रुपए एक्स्ट्रा ले रही है, 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है। ये 5 रुपए क्या कहलाता है, प्रीमियम कहलाता है। अधिक मूल्य पर जो निर्गमन है वो क्या कहलाता है, प्रीमियम कहलाता है। तो कंपनी द्वारा अपने अंशों का अधिक मूल्य पर निर्गमन क्या कहलाता है, प्रीमियम कहलाता है। और ये आपका जो प्रीमियम पे निर्गमन है ये सेक्शन 52 के अंदर है, धारा 52 के अंदर आपको बता रखा है। अब प्रीमियम से निर्गमित बातें क्या क्या है ध्यान से देखना है। प्रीमियम जो है वो कंपनी के लिए पूंजीगत लाभ है, कैपिटल प्रॉफिट है। प्रीमियम कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है।
प्रीमियम कंपनी के लिए कैसा प्रॉफिट है? पूंजीगत लाभ है, पूंजीगत लाभ कंपनी के लिए कैसा लाभ है? पूंजीगत लाभ है। प्रीमियम जो होता है वो संबंधित मांग के साथ में क्रेडिट किया जाता है। जो उसकी कॉल होती है उसी कॉल के साथ में क्या करना है, जब भी कॉल रिसीव हो रही है उसके साथ में उसको क्या करना है? प्रीमियम को क्रेडिट कर देना है। और प्रीमियम के बारे में जब कोई सूचना नहीं हो कि प्रीमियम कहाँ मिलेगा, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी हो, तो मानना है कहाँ मिलेगा प्रीमियम? अलॉटमेंट के साथ में मिलेगा, अलॉटमेंट के समय। जब आपको कोई सूचना नहीं दे रखी हो तो इसका मतलब प्रीमियम कहाँ पे मिलेगा? आपको अलॉटमेंट के टाइम में मिलेगा। अब इसको दिखाते कहाँ हैं? प्रीमियम को, सिक्योरिटी प्रीमियम को जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है, कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी एंड इक्विटी, लायबिलिटी एंड इक्विटी नहीं, इक्विटी एंड लायबिलिटी। कंपनी की बैलेंस शीट का हेड है ना, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी हेड, जो मेन आपका शीर्षक स्टार्ट होती है जहां पे कंपनी की बैलेंस शीट, उसके अंदर जो आपका शेयर कैपिटल है, हेडिंग शेयर कैपिटल के अंदर आता है आपका एक रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस सब हेडिंग है, उप शीर्षक है, उसके अंदर दिखाया जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम को कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल अंश पूंजी शीर्षक हेडिंग के अंतर्गत उप शीर्षक सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, सब हेडिंग क्या? रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर दिखाया जाता है। ठीक है, यह सिक्योरिटी प्रीमियम को दिखाने का इसका प्लेस हो गया। तो प्रीमियम के बारे में, प्रीमियम कंपनी द्वारा अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन प्रीमियम होता है। प्रीमियम जो होता है सेक्शन 52 के अंदर है। प्रीमियम जो है वो कंपनी के लिए कौन सा लाभ है? पूंजी के लाभ है, कैपिटल लॉस प्रॉफिट है। प्रीमियम जब मिलता है उसके साथ क्रेडिट किया जाता है, कॉल के साथ मिल रहा है तो कॉल के साथ, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कहाँ क्रेडिट किया जाएगा? अलॉटमेंट के साथ में किया जाएगा। और प्रीमियम को कहाँ शो किया जाता है? प्रीमियम को बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर, शेयर कैपिटल हेड के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड के अंदर दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस सब हेडिंग के अंदर दिखाया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रीमियम पर जब अंशों का निर्गमन होता है तो एंट्री क्या बनती है। तो देखो यहाँ देख लेते हैं, इसको समझ लेना। कॉल वाला, अगर कॉल पर प्रीमियम मिल रहा है, कहां पर? किसी कॉल पर, यानी प्रथम मांग पर या द्वितीय मांग पर अगर आपको प्रीमियम मिल रहा है तो कैसे करना है? आप जब कॉल करोगे तो एंट्री क्या की जाती है? शेयर, जैसे फर्स्ट कॉल है, रेस्पेक्टिव कॉल कर देते हैं अपन इसमें, ठीक है, रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट डेबिट, रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट डेबिट। रेस्पेक्टिव कॉल का मतलब संबंधित कॉल, फर्स्ट कॉल हो सकती है, सेकंड कॉल हो सकती है। तो रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये आपका एंट्री बनती है। कॉल पर अगर प्रीमियम मिल रहा है तो, अब मैंने क्या लिखा था? कॉल पर अगर प्रीमियम मिलता है तो क्या करना है? प्रीमियम को क्रेडिट करना है। तो प्रीमियम को क्या करें अपन? क्रेडिट करें। अगर अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम मिल रहा है, कॉल अगर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सेकंड कॉल है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। अगर अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम है तो क्या एंट्री बन जाएगी? अलॉटमेंट के टाइम अगर आपका प्रीमियम है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी। ठीक है, अगर आपका कहाँ पे है? अलॉटमेंट के टाइम आपका प्रीमियम है तो। अब अपन बात करते हैं, अगर आपका प्रीमियम, जो प्रीमियम की राशि मिलती है उसका अपन क्या क्या कर सकते हैं? प्रीमियम के यूजेज, यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम।
प्रीमियम राशि का उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या उपयोग अपन कर सकते हैं। प्रतिभूति प्रीमियम, प्रतिभूति प्रीमियम के उपयोग क्या क्या काम में ले सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूजेज क्या क्या कर सकते हैं अपन। ये आपका सेक्शन 2 52 के अंदर है, 52 के अंदर है सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेज। देखो अपन ने पढ़ा है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, जो आपका प्रतिभूति प्रीमियम होता है, वो कंपनी की कौन सी प्रॉफिट होता है, पूंजीगत लाभ होता है। पूंजीगत लाभों का उपयोग जो होता है उसके लिए कंपनी ने स्पष्ट कर रखा है, केवल उतना ही यूज किया जा सकता है, इसके अलावा कोई यूज नहीं किया जा सकता है। तो यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रतिभूति प्रीमियम के जो उपयोग है वो आप प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन में ले सकते हो, पूर्ण प्रदत्त सदस्यों को, कंपनी को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों के निर्गमन में ले सकते हो आप। शोधनीय अधिमान अंशों के शोधन पर दे प्रीमियम में काम में ले सकते हो। अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन पर अगर बट्टा है या हानि है तो उसके अपलेखन में काम में ले सकते हो। और आपका अंशों के बाईबैक के लिए भी आप काम में ले सकते हो। तो अब शॉर्ट में अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला यूज क्या ले सकते हैं, प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन में, प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन में। अगर आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, कंपनी की स्थापना से पहले जो खर्चे होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जिनको बोलते हैं, उनके अपलेखन में आप इसको काम में ले सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, अपने सदस्यों को, कंपनी अपने सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त, फुल्ली पेड अप, पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश देना चाहती है, बोनस अंश देना चाहती है तो अंशों का निर्गमन प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का प्रयोग में ले सकती है। उसके बाद में जो अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो खर्चा होता है, अंशों व ऋण पत्रों, अंशों व ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो हानि होती है या खर्चा होता है उसको रिटर्न ऑफ करने में। और कंपनी क्या कर सकती है, अंशों की पुनः खरीद में काम में ले सकती है, अंशों की पुनः खरीद में, बाई बैक ऑफ शेयर, और शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर दे प्रीमियम के लिए, शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर दे प्रीमियम के लिए। ये सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेज है। 5 यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश के रूप में, प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन में, अंशों व ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा व हानि के लिए, सदस्यों को आपके अंशों के बाईबैक के लिए, और आपका ऋण पत्रों व अंशों के निर्गमन पर जो हानि है उसके लिए। 5 यूज है। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई भी यूज नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, कोई उपयोग नहीं लिया जा सकता है। तो ये आपका था अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम।